जी हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। यस सर। इसमें हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है। हमने फ्लो चार्ट देखा था। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कौन से हैं, सिंजिंग, रिसाइजिंग, स्कार्फिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, हीट सेटिंग, और फिर हमने पढ़ा था टेक्सटाइल डाइंग, थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। डाइज और पिगमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, डाइज की क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी डाइज हम यूज़ करते हैं। डाइंग के मेथड दो हैं, एग्जॉस्ट एंड पैड डाइंग। डाइंग की मशीनरी एग्जॉस्ट के लिए कौन सी यूज़ होती है और पैड डाइंग के लिए कौन सी यूज़ होती है। अभी हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में। टेक्सटाइल डाइंग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज आल्सो डाइंग बट इट इज़ लोकलाइज्ड। डाइंग पूरे फैब्रिक पे हर जगह पे यूनिफॉर्म हम करते हैं, जबकि टेक्सटाइल प्रिंटिंग स्पेसिफिक पैटर्न्स में स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ पे वो पैटर्न होता है वहाँ पे हम डाई की एप्लीकेशन करते हैं, बाकी जगहों पे डाई की एप्लीकेशन नहीं होती। सो प्रिंटिंग इज आल्सो नोन एज लोकलाइज्ड डाइंग। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं डाइंग है क्या चीज़, फिर हम उसको एक बिग लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। सॉरी, प्रिंटिंग क्या चीज़ होती है। आप बहुत कॉमन एग्जांपल है स्टैम्प की। आप किसी से स्टैम्प करवाते हो तो वो एक प्रिंटिंग है। स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पे कोई पैटर्न हमने देना है, कोई नाम लिखना है, कोई भी चीज़ देनी है, तो वहाँ पे हम वो डाई का सोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। वो उसी जगह के ऊपर ही उसको डाई करता है, दैट इज़ नोन एज प्रिंटिंग। उसको अगर हम फैब्रिक पे ले लें तो आपने शायद बाज़ारों में देखा हो, तो फैब्रिक को प्रिंट करते हैं। वो छोटे छोटे से जो फैब्रिक हैं वो पुराने ज़मानों में प्रिंट करवाए जाते थे। कोई कढ़ाई करनी होती थी तो उसको प्रिंट करवा के लाया जाता था। ब्लॉक्स होते थे, वुडन ब्लॉक्स, उसके ऊपर इंक या डाई का सोल्यूशन अप्लाई करके उसको उसके ऊपर लगा देते थे। वो जगह जहाँ पे आपने करनी होती है वहीं पे वो वाला डाई का सोल्यूशन अप्लाई होता है और वो वाली वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। So what is printing? Printing can be considered as localized dyeing and comprises the application of one or more dyes or pigments on textile materials in the form of a design or pattern. हमने अप्लाई उसके ऊपर डाई या पिगमेंट्स ही करने हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ अ डिजाइन और अ पैटर्न। स्पेसिफिक डिजाइन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो मेथड्स देखते हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। Unlike dyeing, printing designs or patterns are usually printed on only one side of the fabric. अपने यूजली प्रिंटेड फैब्रिक पहनते हैं, गारमेंट्स पहनते हैं, तो आपने देखा होगा उसकी एक साइड वाइटिश टाइप की होती है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर पूरा पैटर्न बना होता है। तो प्रिंटिंग एक साइड पे होती है क्योंकि एक साइड के ऊपर ही वो वाले ब्लॉक्स जो इंक में या डाई में डूबे हुए ब्लॉक्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि दूसरी साइड उसकी अनप्रिंटेड रहती है। जबकि डाइंग के ऊपर होता है कि उसमें पूरे का पूरा फैब्रिक हम डिप करते हैं डाई के सोल्यूशन के अंदर, तो उसकी वो दोनों साइड के ऊपर डाइंग हो रही होती है। प्रिंटिंग स्टाइल्स। प्रिंट करने के दो स्टाइल हैं, डायरेक्ट एंड ट्रांसफर। सॉरी, दो नहीं है, 2 3 4 5 6 7। इसको हम देखते हैं कौन कौन से इसकी डिस्क्रिप्शन है। डायरेक्ट क्या होती है, ट्रांसफर क्या होती है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, रेजिस्ट प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग एंड स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, डिजिटल। डायरेक्ट प्रिंटिंग जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक वुडन ब्लॉक हो, उसके ऊपर एम्बोस्ड पैटर्न्स हों, उसके ऊपर डाई लगा के फैब्रिक के ऊपर उसको पैटर्न बना दें, दैट इज डायरेक्ट प्रिंटिंग, कि आप डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं। इन डायरेक्ट प्रिंटिंग the color pattern is printed directly from a dye or pigment paste onto a textile substrate without any prior mordanting step or a follow-up step of dyeing. इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि अंडरस्टैंड करने वाली हैं। हमने डाई का सोल्यूशन बनाया था, जबकि प्रिंटिंग के अंदर हम प्रिंटिंग का पेस्ट बनाते हैं। उसके अंदर वो डाई हो या पिगमेंट हो, उसका एक पेस्ट टाइप होता है जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी होती है, क्योंकि डाई को हमने सारे फैब्रिक पे अप्लाई करना होता है। वो बड़ा सोल्यूशन टाइप होता है, बड़ा उसकी वो वाली थिकनेस बहुत कम होती है।
विस्कोसिटी उसकी बहुत कम होती है, जबकि प्रिंटिंग का जो पेस्ट है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रखी जाती है ताकि वहीं उन्हीं जगहों के ऊपर जहाँ पे पैटर्न बनाना है वहाँ पे वो डाई अप्लाई हो। मॉडर्निंग स्टेप कुछ होते हैं, जैसे कि पिगमेंट को अप्लाई करने के लिए या फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट हम डाई को अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके पहले उसके ऊपर कोई और प्रोसेस करना है, फिर डाई अप्लाई होगी, वो वाले मॉडर्निंग स्टेप होते हैं। जबकि डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंदर वो वाले मॉडर्निंग स्टेप हम नहीं करते और उसके बाद हम कोई डाइंग का प्रोसीजर नहीं करते, डायरेक्टली हम डाई का या प्रिंट का पेस्ट हम प्रिपेयर करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं फैब्रिक के ऊपर। अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे ट्रांसफर प्रिंटिंग। इन ट्रांसफर प्रिंटिंग अ डिजाइन इज प्रिंटेड फर्स्ट ऑन अ फ्लेक्सिबल नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल पेपर, एंड लेटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू अ टेक्सटाइल सबस्ट्रेट। उसमें ये होता है कि पहले डाई हमने पेपर के ऊपर लगा दी, वो स्पेसिफिक टाइप का पेपर होता है जिसके ऊपर वो फौरन ड्राई ऑफ नहीं होती, फिर वो वाला पेपर फैब्रिक के ऊपर हम लगा देते हैं जिससे वो डाई ट्रांसफर हो जाती है फैब्रिक के ऊपर। अब इसमें जो पैटर्न पहले पेपर के ऊपर हमने बनाया है ये एक स्टेप है, दैट इज मॉडर्निंग स्टेप। ये डायरेक्ट नहीं है, ये ट्रांसफर है कि पहले पेपर के ऊपर लगाया, एक मॉडर्निंग स्टेप हमने किया, फिर उस पेपर के थ्रू डाई हमने शिफ्ट कर दी फैब्रिक के ऊपर। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्रिंटिंग, कि पहले एक चीज के ऊपर हमने किया फिर उसको ट्रांसफर कर दिया फैब्रिक के ऊपर। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है, फैब्रिक को पहले डाई कर दें और फिर जहाँ पे पैटर्न्स बनाने हैं, डिज़ाइन बनाने हैं, वहाँ से वो डाई को डिस्चार्ज कर दें। कोई ऐसा सोल्यूशन वहाँ पे डिज़ाइन की जगह पे लगा दें जो कि उस डाई को ख़त्म कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। सो दैट इज़ नोन एज डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इन discharge printing, a textile fabric is first dyed with a suitable dye and then the dye is selectively destroyed. Selectively जहाँ जहाँ पे पैटर्न होंगे from certain areas of the fabric to give the look of a printed pattern. Then resist printing. अब ये देखें, ये सारे मॉडर्निंग स्टेप हैं, बीच में कोई ना कोई स्टेप आ रहा है, इसमें डायरेक्टली डाई उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, डायरेक्टली पैटर्न नहीं बन रहे, कोई ना कोई हम पहले एक स्टेप करते हैं फिर उसके बाद दूसरे स्टेप के ऊपर आते हैं। रेजिस्ट प्रिंटिंग, रेजिस्टेंस, प्रिंट में रेजिस्टेंस आना मीन्स जो सबस्ट्रेट है या फैब्रिक है उसमें जहाँ पे हम पैटर्न्स लेना चाहते हैं उन जगहों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ पहले अप्लाई कर दें जिसके ऊपर डाई ना लगे, वहाँ पे डाई को रेजिस्ट किया जाए, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे हो जाएगी। फिर कपड़े को डाई करेंगे, डाई करने के बाद जो पैटर्न्स की जगहों के ऊपर हमने कोई ऐसी चीज़ लगाई है जिसने रेजिस्ट करना है, वहाँ पे डाई अप्लाई नहीं होगी, बाकी जगहों पे अप्लाई हो जाएगी, वहाँ पे ऑलरेडी वो पैटर्न बन चुके हैं, फिर उसको वहाँ से उतार दिया जाएगा। In resist printing, the fabric is first printed with a resist agent and then dyed. On dyeing, the fabric attains color only on areas where resist agent is not present. After dyeing, the resist agent is removed and the fabric gives the look of a printed pattern. ये चार थे प्रिंटिंग स्टाइल्स कि इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र करके डिस्चार्ज कर दें, डाई करने के बाद रेजिस्ट करके फिर हम डाई कर लें। ये प्रिंटिंग स्टाइल्स हैं। प्रिंटिंग करने के मेथड कौन कौन से हैं, यानी जब हमने प्रिंट को अप्लाई करना है तो किन किन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ हम डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं या कह लें कि हम रेजिस्ट प्रिंटिंग वाला पेस्ट लगाना चाहते हैं, तो वो किस चीज़ के थ्रू लगाएंगे, किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे। दोज आर द मेथड्स। तो अब उन मेथड्स में एक मेथड है ब्लॉक प्रिंटिंग, एक है स्क्रीन प्रिंटिंग, एक है रोलर प्रिंटिंग और एक है डिजिटल प्रिंटिंग। मीन्स वो सारे स्टाइल हम इन मेथड्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, वुडन ब्लॉक या कोई और मटेरियल का बना हुआ बड़ा सा ब्लॉक जिस पे पैटर्न बने हुए हों, उसके ऊपर आप सोल्यूशन लगाएं या वो वाली पेस्ट लगाएं और उसको फैब्रिक के ऊपर लगा दें, उसको थोड़ा सा प्रेस करें, उसके ऊपर वो पैटर्न बन जाएगा। The block printing is an old method of printing which involves the use of wooden blocks with raised printing surface. जहाँ जहाँ पे प्रिंट करना है वहाँ पे वो रेज होगा, एम्बोस्ड होगा। ये पैटर्न्स फिर चेंज नहीं होते, यही वाले पैटर्न्स रिपीटेडली बनते जाते हैं। अगर करना हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो पुराने ज़माने में ये चीज़ें होती थी। Which are inked and then passed on to the fabric. तो वो वाले वुडन ब्लॉक्स
के ऊपर इंक लगा के या डाई या प्रिंट का सॉल्यूशन लगा के उसको उसके ऊपर फिर हम प्रेस कर देते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन जैसे मैश लगा लें, एक स्टील की चादर हो बड़ी सारी, उसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर जहां जहां पे पैटर्न्स बनने वहां से उसमें होल्स हो और फिर उसके ऊपर हम डाई की पेस्ट लगाएं। तो जहां जहां पे वो होल्स होंगे, पैटर्न वाली जगह होंगी, वहां से वो जो डाई का सॉल्यूशन है वो नीचे जाएगा, फैब्रिक के ऊपर लगेगा, वहां पे पैटर्न्स बन जाएंगे, बाकी जगहों पे नहीं बनेंगे। दैट इज नोन एज स्क्रीन प्रिंटिंग। द स्क्रीन प्रिंटिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटिंग मेथड एट इंडस्ट्रियल स्केल। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग। अब उसकी टाइप्स हैं, दो हैं, फ्लैट बेड एंड रोटरी। स्क्रीन जो है वो एक चादर की तरह फ्लैट होगी या सिलेंडर की तरह राउंड होगी। जो राउंड होगी उसमें फिर पैटर्न वो रिपीट होते जाएंगे, उसको रोल करते जाएंगे, उसके अंदर से सॉल्यूशन फैब्रिक के ऊपर आगे 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 उसके ऊपर लगता जाएगा। जबकि फ्लैट बेड के अंदर क्या होगा, हम एक बार उसके ऊपर रखेंगे, सॉल्यूशन गुजार देंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर अगली जगह पे रखेंगे, सॉल्यूशन गुजार देंगे एंड सो ऑन। तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। इट इन्वॉल्व्स passing the print paste onto the fabric through a mesh or screen which has some open and some blocked areas according to the desired print pattern. वो रोटरी हो या फ्लैट बेड हो, उसके ऊपर से हमने पेस्ट को गुजारना है, नीचे उसके फैब्रिक होगा। तो जहाँ पे पैटर्न्स होंगे वहां पे वो ओपन होगा, बाकी जगहों पे वो ब्लॉक होगा, जहाँ से ओपन होगा वहां पे वो पैटर्न बन जाएंगे। रोलर प्रिंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग की तरह है, लेकिन है ये रोलर प्रिंटिंग। इसके अंदर मैश नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर एम्बोज्ड पैटर्न्स होते हैं। द रोलर प्रिंटिंग इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ हैवी कॉपर रोलर्स एनग्रेव्ड विद द पैटर्न। A separate roller is used for printing each color in the pattern. अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर पैटर्न एनग्रेव होंगे, उसमें से उसकी खुदाई की हुई होगी, वहां पे वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कलर अप्लाई करना है, उसके लिए हम सेपरेट एक दूसरा रोलर यूज करेंगे। सपोज 3-4 कलर के बाद एक फ्लावर बनता है, तो फ्लावर का एक पार्ट बनाने के लिए हम एक रोलर यूज करेंगे, दूसरा पार्ट बनाने के लिए दूसरा एंड सो ऑन। तो उसके लिए बड़ी प्रिसीजन चाहिए होती है कि जहाँ से वो रोलर गुजरा है उसकी बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर के मुताबिक उनकी एक्यूरेसी हो। डिजिटल प्रिंटिंग ये कह लें कि बहुत फास्ट मेथड है और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि हम कंप्यूटर की प्रिंटिंग, कंप्यूटर या उसकी पेपर की प्रिंटिंग करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो ये वही वाली फैब्रिक की प्रिंटिंग है। पहले पैटर्न हम कंप्यूटर को के ऊपर बना लेते हैं, इस तरह का पैटर्न बनना है, उसमें प्रोग्राम फीड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक की मूवमेंट रखते हैं, जो स्पीड रखनी होती है, वो उसका हेड मूव करता रहता है और फैब्रिक प्रिंट होता रहता है। In this method, a printing pattern can be directly printed from computer onto the fabric with an inkjet printer without any need of making printing screens or engraved rollers. तो इसमें ना स्क्रीन चाहिए ना रोलर चाहिए, प्रिंटिंग हेड है, वो उसके ऊपर उसको प्रिंट करता जाएगा। द डिजाइन टू प्रिंट लीड टाइम इज मिनिमम। जब आपने कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन बना दिया, साथ ही वो उसकी प्रिंटिंग कर देगा कि उसमें इनको इंक्स आपने सिर्फ देनी है, आपको बाकी दूसरी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। is minimum in digital inkjet printing and complex designs of photographic quality can be promptly printed। तो complex designs पे बड़े easily बन सकते हैं, हम understand कर सकते हैं। जब printing होगी वो उसकी बड़ी बारीक सी नोजल्स होंगी, जितना भी बारीक पैटर्न हम बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग वो इंक वहां पे इंजेक्ट करेंगे। हर प्रिंटिंग मेथड के कुछ स्टेप हैं। डायरेक्ट प्रिंटिंग को हम इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। इसको वैसे ही अगर हम इमेजिन करें, डायरेक्ट प्रिंटिंग हमने देखा था कि वुडन ब्लॉक्स या इस तरह के किसी भी चीज़ के थ्रू हमने डाई का सॉल्यूशन पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके ऊपर अप्लाई करना है, उसमें डिप करके या उसके ऊपर इंक लगा के फैब्रिक के ऊपर हमने लगानी है। उसमें कौन कौन से स्टेप आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले होगा फैब्रिक को सीधा करके रख दें, बिल्कुल फ्लैट हो, उसमें कोई रिंकल्स ना पड़े हुए, या फैब्रिक को पहले प्रिपेयर करना है, उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव करनी हो, बिल्कुल वाइट हो, ये सारी चीज़ें। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने जो पेस्ट लगाना है उसको तैयार करना है। आप उसकी पेस्ट की प्रिपरेशन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं,
जो कि आपने देखनी होती हैं कि उसकी थिकनेस, उसकी विस्कोसिटी कितनी होगी और उसमें डाई कितनी रखनी है, पिगमेंट कितना रखना है, किस तरह से वो सोल्यूशन बनाना है। कुछ स्टेप हैं वो हम उसको देखेंगे कौन कौन से स्टेप हैं। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है, फिर उसको ड्राई करना है। जब आपने पेस्ट उसके ऊपर लगा दिया, फिर ड्राई किया, फिर उसको टाइम देना है या कुछ एप्लीकेशन करनी है जिसके थ्रू वो डाई उसके ऊपर फिक्स हो जाए, एंड देन वॉशिंग ऑफ, ताकि जो एक्सेसिव डाइज हैं वो वहाँ से निकल जाएं। इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फैब्रिक प्रेपरेशन। डाइंग के लिए भी हमने ये स्टेप पढ़ा था, फैब्रिक को पहले प्रिपेयर करना है, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है। गुड फैब्रिक प्रेपरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रिंटिंग रिजल्ट्स। क्योंकि अगर कहीं पे कोई इम्प्योरिटी लगी हुई है, कोई कह लें कि सीड पार्टिकल वहाँ पे कोई यान में मौजूद है, तो उस जगह के ऊपर वो प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए फैब्रिक को पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। बिफोर प्रिंटिंग द फैब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज एंड प्रोट्रूडिंग फाइबर्स। This is accomplished with appropriate singeing, desizing, scouring and bleaching। तो वही वाले प्रोसेसेस हैं जो हमने पहले फ्लो चार्ट में पढ़े थे। प्रिंटिंग से पहले जो डाइंग से पहले प्रोसेस करते थे, वही वाले हमने प्रिंटिंग से पहले प्रोसेस करके उसकी प्रिपरेशन करनी है फैब्रिक की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रिंट पेस्ट प्रिपरेशन। द प्रिंट पेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ थिकन्ड सॉल्यूशन और डिस्पर्शन ऑफ डाइज और पिगमेंट्स। इसमें हम बहुत लाइट सॉल्यूशन नहीं ले सकते, थिकन्ड लेंगे, क्योंकि लाइट होगा तो वो सारे फैब्रिक के ऊपर पेनिट्रेट कर जाएगा। थिकन्ड होगा तो जहाँ पे हम लगाना चाहेंगे वहीं पे लगेगा। द टाइप ऑफ डाई यूज्ड डिपेंड्स ऑन द फाइबर कंपोजिशन ऑफ द फैब्रिक टू बी प्रिंटेड। दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने उसकी थिकनेस को रखना है, दूसरा ये है कि हमने वो वाली डाई चूज़ करनी है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइबर के साथ कंपेटिबल हो, जो उसके साथ अपनी एफिनिटी डेवलप कर सके। For making a printing paste of suitable viscosity, thickening agents और thickeners are used। तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम थिकनर्स यूज करते हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हम यूज करते हैं। Viscosity is very important parameter of the print paste because it determines the amount as well as the spread of the print paste applied during printing। तो कितनी अमाउंट जानी चाहिए एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, और उसका स्प्रेड कितना होना चाहिए। अब अमाउंट जो है वो डिसाइड करेगी कि उसकी पेनिट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा अमाउंट जाएगी उतना वो फैब्रिक के अंदर डाई ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही होगी। और स्प्रेड, जितना स्प्रेड कम होगा उतना ही वो पैटर्न ज़्यादा शार्प होगा। जितना स्प्रेड ज़्यादा होगा उतना ही वो वाली लाइन या वो वाला पैटर्न शार्प नहीं बनेगा, वो फजी सा बनेगा। तो विस्कोसिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसने पेनिट्रेशन और शार्पनेस दोनों को कंट्रोल करना है। तो ऐसे रखा जाता है कि पेनिट्रेट भी प्रॉपर कर जाए और उसकी शार्पनेस भी बरकरार रहे। Some examples of thickening agents include starch and its derivatives, British gum, locust bean gum, guar gum, gum tragacanth, gum arabic, sodium alginate and acrylate copolymers। ये कुछ नाम है, जस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की गम्स जो हैं वो यूज़ होती हैं पेस्ट बनाने के लिए। तो डाई को इन चीज़ों के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाई जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिंटिंग। पहले हमने फैब्रिक को प्रिपेयर किया, पेस्ट हमने बना ली, देन हमने उसको प्रिंट करना है फैब्रिक को। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंट पेस्ट can be accomplished by any suitable equipment and method that is available in mill or lab। For example, flatbed, screen printing, rotary printing और roller printing। ये हमने मेथड जो हमने पहले पढ़े हैं, उनमें से कोई भी जो सूटेबल है, जो कि उस फैब्रिक की विड्थ के लिए सूटेबल है, या कह लें कि उस डाई की फिक्सेशन के लिए सूटेबल है, उस वाले मेथड को हम यूज़ करेंगे। The next step is drying। प्रिंट का पेस्ट स्पेसिफिक पैटर्न्स के ऊपर अप्लाई करके बाद में हमने उसको ड्राई करना है। ड्राई इसलिए करते हैं कि जो डाई है या प्रिंट का पेस्ट है वो प्रॉपरली उसके ऊपर फिक्स हो जाए। आफ्टर प्रिंटिंग द फैब्रिक इज ड्राइड यूजुअली बाय हॉट एयर टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल डिस्टॉर्शन और स्मेयरिंग ऑफ द प्रिंट।
कि कहीं से ये ना हो कि प्रिंट उतर जाए या कहीं पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो, तो उसके लिए हम उसको ड्राई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन। कुछ ड्राइंग के बाद ही फैब्रिक प्रिपेयर हो जाते हैं, कुछ के लिए हमें फिक्सेशन करनी पड़ती है। फिक्सेशन का मतलब है उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के अंदर से गुजारा जाता है, तो वो डाई वहाँ से पे फिक्स हो जाती है, उसके साथ अपनी केमिकल बॉन्डिंग बना लेती है। फॉर फिक्सेशन ऑफ द कलरेंट्स the printed and dried fabric is passed through a steamer or high temperature hot air. Curing, fixation, एजिंग मशीन। तो उन मशीन्स जिनमें हॉट एयर या स्टीम हम अप्लाई करते हैं, दोज आर नोन एज क्योरिंग। क्योरिंग का मतलब ये होता है कि आपने डाई लगा दी है, बाद में उसने उसकी बॉन्डिंग बनानी है, दैट इज नोन एज क्योरिंग। फिक्सेशन, दैट्स द सेम थिंग, क्योंकि उसके अंदर फिक्स होगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगी लेकिन वो मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप को डाई का मॉलिक्यूल एडजस्ट करेगा। एंड एजिंग मशीन, एजिंग मीन्स टाइम देना है उसको उसके अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए। The temperature and time of fixation depends on the type of colorant. तो कितना टेम्परेचर देना है, कितने टाइम के लिए, तो किस तरह की आपने प्रिंटिंग के लिए कौन सा डाई यूज की है। फाइनल स्टेप इज वॉशिंग ऑफ। फिक्स हो गया, फिर उसके बाद हमने फैब्रिक को वॉश कर देना है, सो दैट कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसके ऊपर लगी हुई तो वो वहाँ से उतर जाए। After fixation, the fabric is usually subjected to a washing of treatment to remove any unfixed dye, thickener or any other leftover auxiliaries from the fabric. This was brief description of printing. अभी हम जो फाइनल प्रोसेस है फिनिशिंग, उसको हम पढ़ेंगे। टेक्सटाइल फिनिशेस हम अप्लाई क्यों करते हैं? आमतौर पे मेथड वही होते हैं जो डाइंग के हैं, डाइंग या प्रिंटिंग आमतौर पर डाइंग वाले सोल्यूशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। कुछ मैकेनिकल फिनिशेस भी होती हैं जो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई उसके बड़े स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं। सारी फिनिशेस अप्लाई नहीं की जाती, कोई स्पेसिफिक फिनिशेस होती हैं, डिसाइड रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर की, जिसके लिए हम उसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि हमारे जो फैब्रिक है वो फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो उसके ऊपर ऐसे केमिकल अप्लाई करें जो फायर रेजिस्टेंट हो। तो कहते हैं इसमें रिंकल कम पड़े, तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर अगर अप्लाई करते तो फैब्रिक की रिंकलिंग कम होती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। फिनिशिंग comprises final process in textile processing sequence to improve the appearance. अब कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूव होती हैं फिनिशेस से? अपीयरेंस, हैंड फील और अदर एस्थेटिक्स ऑफ टेक्सटाइल्स, और टू ऐड एनी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी सच एज वाटर रिपेलेंसी और फ्लेम रिटार्डेंसी। तो अब फील, हैंड फील, उसके एस्थेटिक, उसकी लुक्स को इम्प्रूव करना है, या हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसके अंदर ऐड करना है, उसके लिए हम फिनिशेस अप्लाई करते हैं। फिनिशेस 3 टाइप की होती हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। हमने कोई ऐसी फिनिश अप्लाई की है जो कि 50 वॉशेस, 50 लॉन्ड्रिंग स्टेप्स तक स्टे करती है, दैट इज ड्यूरेबल। और जो स्टे नहीं करती, दैट इज नॉन ड्यूरेबल। और जो इनके बीच में होती है, 20-25 वॉशेस तक रहती है, दैट इज सेमी ड्यूरेबल। Durable finishes undergo repeated laundering or dry cleaning without losing effectiveness. Durable finishes are usually expected to last more than 50 laundering cycles on the fabric. Non-durable finishes do not withstand washing or dry cleaning, and these are applied to textiles which are disposable or not supposed to be washed, or when the finishing effect is temporarily required. For example, आप आजकल मास्क यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कोई एंटी बैक्टीरियल फिनिश हो सकती है, तो वो फिनिश जो है वो वन टाइम के लिए ही अप्लाई होगी, एक बार भी वॉश करेंगे वो फिनिश उतर जाएगी। तो कुछ पर्पसेस होते हैं, अब कुछ ऐसे पर्पस हैं, फायर रेजिस्टेंट के लिए कोई कपड़ा लिया गया है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा देर के लिए सस्टेन करे, तो वो फिनिश ऐसी होगी वो जल्दी से निकलेगी नहीं, वो कई वॉशेस के बाद निकलेगी। And semi-durable finishes have their life in between that of durable and non-durable finishes. मेनली दो टाइप हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल फिनिशिंग। केमिकल नाम से ज़ाहिर है हम कोई केमिकल अप्लाई करेंगे, और मैकेनिकल कोई हम मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। Chemical finishing. In chemical finishing, final effect obtained on the textile is primarily due to the chemicals used in finishing. For example, softening, कपड़े को आपने सॉफ्ट करना है किसी केमिकल के थ्रू, या स्टिफ करना है,
या स्टिफ या हैंड बिल्डिंग एक ही चीज़ है। इजी केयर है या रिंकल रिकवरी है, ड्यूरेबल प्रेस है, उसके लिए कोई हम केमिकल यूज़ करते हैं। वाटर ऑयल रिपेलेंट हम यूज़ करते हैं। सॉइल रिपेलेंट, सॉइल रिलीज कि उसमें सॉइल ऐड हो जाए तो वो रिलीज हो जाए। फ्लेम रिटार्डेंट, फायर रेजिस्टेंसी, एंटी स्लिप। कुछ अब फॉर एग्जांपल अब शूज़ के अंदर या शूज़ तो गारमेंट हमारा नहीं होता, फैब्रिक नहीं होता, सॉक्स के अंदर आप कोई ऐसी एंटी स्लिप या एंटी स्टैटिक हम यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर कोई चार्ज डेवलप ना हो। एंटी पिलिंग कि जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स हैं वो सरफेस के साथ जुड़े ही रहें, वो ऊपर को ना आए, इस तरह के केमिकल हम यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स, इलास्टोमेरिक, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, मॉथ प्रोटेक्शन, बायो पॉलिशिंग। बायो पॉलिशिंग भी होती है कि आपके प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को कुछ कह लें कि नेचुरल मेथड्स के थ्रू उसको प्रोट्रूडिंग फाइबर को उसकी सरफेस के साथ बाइंड करते हैं। फ्रेगरेंस, कपड़ों में कोई स्पेसिफिक किस्म की फ्रेगरेंस नहीं वो होती है, आप डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं उसके साथ कह लें कि कुछ ऐसी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि कपड़े को फ्रेगरेंस देती हैं। मॉइस्चर मैनेजमेंट, मॉइस्चर की एब्जॉर्बेंसी उसमें प्रॉपर हो या उसकी उसमें से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो। टेम्परेचर एडेप्टेबिलिटी, कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो अंदर कोई उसके केमिकल इस तरह का हो जो कि कूलिंग इफेक्ट दे रहा हो। एंड फिनिशेस टू इम्प्रूव कलर फास्टनेस, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कलर को ज़्यादा फास्ट करते हैं। डाई के अलावा कुछ चीज़ें अप्लाई की जाती हैं जो कि उनके मालिक्यूल्स को उसमें से निकलने में रेजिस्ट करती हैं। कलर फास्टनेस ऑफ द डाइड और प्रिंटेड फैब्रिक, ये कुछ हैं केमिकल फिनिशेस जो कि टेक्सटाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैकेनिकल फिनिशिंग, जैसे नाम से ज़ाहिर है कोई मैकेनिकल मेथड यूज़ करेंगे। फाइनल इफेक्ट ऑब्टेन ऑन द टेक्सटाइल इज प्राइमरीली ड्यू टू सम मैकेनिकल एक्शन ऑन द फैब्रिक। फॉर एग्जांपल कैलेंडरिंग, कंप्रेसिव श्रिंकेज, शेयरिंग और क्रॉपिंग। कैलेंडरिंग मतलब उसको प्रेस किया गया है, उसको बड़े रोलर्स में से, हॉट रोलर्स में से गुजारा गया है, कपड़ा प्रेस हो गया है तो उसकी रिंकल प्रॉपर्टीज अच्छी होगी। कंप्रेसिव श्रिंकेज, उसको कंप्रेस इस तरह से किया जाता है कि वो सेट हो जाए, जैसे हीट सेटिंग है वैसे कंप्रेशन सेटिंग है ताकि उसकी श्रिंकेज बाद में कम से कम हो। शेयरिंग है, शेयरिंग मींस उसके सरफेस के ऊपर से प्रोट्रूडिंग फाइबर को किसी चीज़ से काटा जाता है, जैसे ब्लेड के थ्रू काटा जाता है इसी तरह से। एंड क्रॉपिंग, ये केमिकल और मैकेनिकल फिनिशिंग्स की कुछ टाइप थी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं केमिकल फिनिशेस से? कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्राइमरी में ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट, हम उस केमिकल के थ्रू जो इफेक्ट लेना चाहते हैं वो आ जाए। इन फैब्रिक प्रॉपर्टीज एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ केमिकल्स एंड द प्रोसेस, कि हमने जो केमिकल यूज़ करने हैं जिस प्रोसेस के थ्रू करना है कम से कम कॉस्ट में वो वाले इफेक्ट हमारे फैब्रिक के ऊपर अचीव होते हैं। ये प्राइमरी पहली रिक्वायरमेंट है। एंड सेकंड, पॉसिबल एडेप्टेशन ऑफ फिनिशिंग इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर ने जो रिक्वायर किया है वो हम पूरा कर दें। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच ही करती हैं। तो जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने अटेन करनी है एट लोएस्ट कॉस्ट। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ होती है सुटेबिलिटी ऑफ द फिनिश फॉर द फाइबर्स इन ऑल फॉर्म्स। बहुत सारे टाइप ऑफ फाइबर उसमें इसके अंदर हो सकते हैं, तो हमने फिनिश वो चूज़ करनी है जो कि सबके ऊपर सेम इफेक्ट दे दे या सिमिलर थोड़ा बहुत ऊंच नीच के साथ उसके ऊपर इफेक्ट आ जाए। डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग इफेक्ट, ड्यूरेबल हो, पहले तो यह है कि इफेक्ट आ जाए, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी हो जो हमें चाहिए, बहुत ड्यूरेबल है, सेमी है या नॉन ड्यूरेबल है, जो भी हमें चाहिए वो हम उसके ऊपर अटेन कर लें। नो लॉस ऑफ डिजायरेबल फैब्रिक प्रॉपर्टीज, यानी उससे फैब्रिक की कुछ और प्रॉपर्टीज ना लूज हो। फॉर एग्जांपल अपीयरेंस, हैंड फील, स्ट्रेंथ, कंफर्ट, अब्रेजन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस फिनिश के अप्लाई होने के बाद ख़राब ना हो रही। और सेकेंडरी के अंदर नो येलोइंग ऑफ द वाइट फिनिश फैब्रिक, कोई वाइट फैब्रिक है ये ना हो कि फिनिश अप्लाई करने से उसके ऊपर येलोनेस आ जाए। नो चेंज इन कलर ऑफ द डाइड और प्रिंटिंग फैब्रिक, जो ऑलरेडी कलर है वही रहे, फिनिश उसके कलर को इम्पेक्ट ना करे। सेफ टू यूज़ एंड सिंपल टू अप्लाई ऑन द फैब्रिक, जो हमने फिनिश चूज़ की है वो सेफ हो और उसको फैब्रिक पे अप्लाई करना ईजी हो। गुड स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ, जो फिनिश हम अप्लाई करें ये ना हो कि वो कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाए, वो देर पा हो, ज़्यादा देर तक चले। गुड कंपैटिबिलिटी विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फिनिशिंग फार्मूलेशन, बाकी जो फिनिशिंग फार्मूलेशन है एक ही नहीं बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ भी हमने देनी है, तो सारी फिनिशेज जब हमने अप्लाई करनी है तो उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी हो, ये ना हो कि एक अप्लाई करने से दूसरे वाली ख़त्म हो रही हो।
इजी करेक्शन इन केस ऑफ फॉल्टी फिनिश एप्लीकेशन, करेक्शन भी हम कर सकें, उसकी वियर टीयर हो, खराब हो तो उसको हम दोबारा से अप्लाई कर सकें। सस्टेनेबिलिटी एंड नो हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये लास्ट वन के उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। जब हम केमिकल फिनिशेस अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ज़हन में होने चाहिए फिनिश अप्लाई करने से पहले। द टाइप ऑफ टेक्सटाइल बीइंग ट्रीटेड, किस तरह का टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, फाइबर है, यार्न है, फैब्रिक है। द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द फिनिशेस, उसके ऊपर हम किस एक्सटेंट तक, किस ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास फिनिशेस की। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, क्या जो हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कॉस्ट हम उसके ऊपर लगा रहे हैं क्या उसके वर्थ है, या हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा के थोड़ी सी उसके उसमें प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, या कस्टमर हमें उतना पे ही नहीं कर रहे हैं। लिमिटेशन इम्पोज बाय द अवेलेबल मशीनरी और एनवायरमेंटल इश्यूज़, हाँ हमारी मशीनरी क्या वो फिनिश अप्लाई कर सकती है कि नहीं, और फिर जो फिनिश अप्लाई करनी क्या उसका एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, एनवायरमेंट को तो वो ख़राब नहीं करेगा। एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन, वही पहले वाली रिक्वायरमेंट के जो बहुत सारी हमने फिनिशेस, टाइप ऑफ फिनिशेस अप्लाई करनी है, उन सब फिनिशेस की आपस में कंपैटिबिलिटी है या नहीं। थैंक यू। ये था हमारा सेकंड सेशन जिसमें हमने प्रिंटिंग और फिनिशिंग्स के बारे में पढ़ा है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है एनी वन ऑफ यू, इसमें या पिछले वाले लेक्चर में, तो यू आर फ्री टू आस्क नाउ। आई गेस या तो लेक्चर बहुत अच्छा हुआ या बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, या सबको समझ आ गया बिल्कुल ही समझ नहीं। समझ आ गई। अच्छा, लेट्स बी मोर पॉजिटिव, समझ आ गई। अच्छा ऐसा है कि आप लोगों, हाँ क्वेश्चन है कोई कर लें फिर मैं थोड़ा सा नो आपको। सर। ओके, मेरी आपके जो क्लास इंचार्ज हैं डॉक्टर नदीम नासिर, उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें फाइनल किया था हमने कि आपको जो सेकंड पढ़ाना है ना मिड के बाद का, वो आपका होगा मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, और उसमें से हम कुछ ऐसी कह लें कि फ़िज़िकल सिनारियोज़ लिया करेंगे जो कि आपके फ़िज़िक्स से रिलेटेड होंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आई होप कि आपको शायद कुछ ना कुछ उसका पता हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का होता उसमें ऐसे है कि आप एक फ़िज़िकल सिचुएशन होती है उसको ट्रांसलेट करते हो मैथमेटिक्स की फॉर्म में, फिर उसमें से मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हो जो आपके डिज़ायर्ड वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए, वो डिज़ाइन करना है अभी मैंने। तो अभी आपका नेक्स्ट मिड वीक चलेगा, मिड वीक के बाद फिर मिड वीक के दौरान ही हमारा एक लेक्चर अभी मिसिंग है, वो हम कर लेंगे, तो उसके बाद हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। आपका ये सर वो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का ख़त्म हो गया है, एक मिनट मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया है, हमारा एक फाइनल रह गया है जिसमें गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, उसका थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ करूँगा, और फिर हम मिड के बाद वाला स्टार्ट करेंगे। जी सर अवैस। जो मॉडलिंग है सर जो वो मॉडलिंग है तो वो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, हम प्रोग्रामिंग हाँ सिमुलेशन टाइप होगी। हाँ, उसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा जो कि उसमें यूज़ होंगे, बहुत सारे हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं। मैंने पहले सबसे पहले जो आपको चीज़ सीखनी है उसमें से वो ये है कि आप फिजिकल सिचुएशन को मॉडल की फॉर्म में लाते कैसे हैं। ठीक तो है। वो मैनुअल प्रोसेस है, वो लर्निंग है, वो आपकी मैथमेटिक्स एबिलिटी है, वो थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो सोल्यूशन है उसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है उसके लिए वेरियस सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एक्सेल के ऊपर हम बना सकते हैं पूरा प्रोग्राम, वो मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर क्यूएम फॉर विंडोज़ है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं, मैटलैब है, मैथमेटिका है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं, लेकिन हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम कितने सीख सकते हैं। तो वैसे किसी को इंटरेस्ट हो तो बाद में भी मेरे साथ वो कर सकता है, तो सर वो इसमें कुछ कैलकुलेशन। सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे जिनमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कुछ ऐसे जिनमें ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग हुई होती है। मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग विद प्रोग्रामिंग या विदाउट प्रोग्रामिंग। नहीं, प्रोग्रामिंग वाला तो हम यूज़ नहीं करेंगे, दैट्स अ बिग थिंग। जिसमें सर वो
कोड लिखना जैसे आप चाहते हैं, सी प्लस प्लस मैथमेटिका है। यूज करो या मैटलैब यूज करो, तो उसमें आप अपने प्रोग्राम खुद से बनाते हो, लेकिन वो कहने यस के सर। स्कोप नहीं है सब्जेक्ट का। तो हम ठीक वही है, यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोग्राम्स हैं, हम उनको यूज करते हुए, लर्न करते हुए हम यूज करेंगे। ठीक है सर। जी, आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो, कोई और डिस्कशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे या मे बी उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.